अपने बचपन के अनुभव यदि याद करें तो ये पाएंगे कि कक्षा से बाहर चले जाना या कक्षा क्लासेस बंक करना ये हमारे आपके जीवन का हिस्सा रहा है और वो बातें आपको यहाँ याद हैं। अगर आपकी रुचि कला में है, अगर आपकी रुचि इतिहास में है, अगर आपकी रुचि शिक्षा में है या आपकी रुचि कुछ सुंदर और अच्छा पढ़ने में है तो आप ये किताब जरूर पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा करूंगा वह है दक्षिण एशियाई कला में सीखना सिखाना। इस किताब के लेखक हैं CN सुब्रमण्यम और जैसा कि इसके शीर्षक से जाहिर है, दक्षिण एशियाई चित्रकला मूर्तिकला की दुनिया में सीखने और सिखाने के बारे में ये किताब है। जाहिर सी बात है कि ये नाम एक ऐसी बोझिल किताब की ओर इशारा करता है जिसके बारे में कोई रुचि ना पैदा हो, लेकिन यकीन मानिए ये किताब कक्षा 6-7 से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक किताब है। हर समाज अपनी चित्रकला और मूर्तिकला या अन्य कलाओं, दूसरी कलाओं में अपने समाज के भीतर की जो हलचलें होती हैं उन्हें दर्ज करता है और जाहिर सी बात है कि हमारे अपने देश में और पूरे दक्षिण एशिया में सीखना सिखाना, पढ़ना लिखना ये जब एक महत्वपूर्ण काम था तो वो कलाओं में दर्ज हुआ ही होगा। CN सुब्रमण्यम इस किताब में जटिल प्रश्नों को इतनी आसानी से और इतनी सहज भाषा में हमारे सामने पेश करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे एक सधा हुआ उस्ताद एक जटिल राग को आसान बनाकर हमारे सामने पेश कर दे रहा। आखिर सीखना सिखाना हमारी कलाओं में कब से चित्रित होना शुरू होता है? अगर हम इस किताब के जरिए इस यात्रा पर निकलें तो पाते हैं कि चाहे वो भरहोत और मथुरा से मिलने वाले चित्र हों या अजंता की गुफाओं से मिलने वाले चित्र, इन सब जगहों पर कुछ कुछ चित्र ऐसे मिलते हैं जो पाठशाला के हैं या गुरु के द्वारा शिष्य को सिखाने के चित्र हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम सब लोग अपने बचपन से जानते आए हैं, आजकल थोड़ा कम हुआ है ये, पहले इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, वो था छड़ी। यानी गुरु जो है वो उसके हाथ में एक छड़ी होगी और उस छड़ी के जरिए वो कक्षा में अनुशासन स्थापित करेगा, बच्चों को सिखाएगा। मजे की बात यह है कि अजंता में जो चित्र मिलते हैं वहां पर भी गुरु के पास एक छड़ी है और इस पुस्तक में अजंता के ही एक चित्र को लेकर के बात की गई है जिसमें एक बड़ी रोचक कक्षा का चित्र है और मैं समझता हूं कि उसको पढ़ते हुए आप भी बिना हंसे नहीं रह सकेंगे। एक चित्र है जिसमें एक अध्यापक सामने एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उनके हाथ में एक छड़ी है। उस छड़ी से डरकर दो बच्चे सामने जो बैठे हुए हैं वो बहुत ध्यान से अपनी किताब देख रहे हैं, शायद कुछ पढ़ रहे होंगे। उनके पीछे का तीसरा बच्चा, उसका ध्यान किताब में नहीं है, वो थोड़ा सामने की ओर देख रहा है और उसके पीछे के बाकी 3 बच्चे कक्षा से भागते हुए दिखाई गए हैं कि किसी तरह से धीरे धीरे कक्षा से खिसक रहे हैं कि गुरुजी को पता न चले और हम निकल जाएं। और उसके पीछे 4 बच्चे ऐसे हैं जो एक बकरे को पकड़कर उसकी सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि अजंता में मिलने वाला ये चित्र जिस एक गंभीर चीज को दर्शाता है वो ये है, एक दुनिया कक्षा के भीतर की है जो बोरिंग है, जहां अध्यापक दंड के द्वारा नियंत्रित कर रहा है, और एक दूसरी दुनिया कक्षा के बाहर की है
जो ज़्यादा रोचक है, ज़्यादा मज़ेदार है। बच्चा इस दुनिया से भागकर उस दुनिया में जाना चाहता है। और हम सब अपने बचपन के अनुभव यदि याद करें तो ये पाएंगे कि कक्षा से बाहर चले जाना या कक्षा क्लासेस बंक करना ये हमारे आपके जीवन का हिस्सा रहा है, और वो बातें आपको यहाँ याद हैं। एक दूसरी बड़ी रोचक कहानी जो इस किताब में है, जिससे पता चलता है हमें कि कितनी गहरी दृष्टि से सी.एन. सुब्रमण्यम इसको लिखते हैं, वो है कि हम शिक्षण शास्त्र के लिए, शिक्षण कला के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पेडागॉग और पेडागॉजी। ये पेडागॉजी कहाँ से आती है? पेडागॉग अध्यापक को कहते हैं, ये कहाँ से आता है? इसका एक बड़ा रोचक किस्सा यहाँ दर्ज है, और उसका भी हवाला मूर्तियों के जरिए ही दिया गया है। पुराने यूनान में जब बच्चों को सीखने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था, तो आमतौर पर घर से बच्चों को स्कूल ले जाने या गुरु के पास तक ले जाने के लिए एक दास भी भेजा जाता था। वह दास एक डंडे के साथ दर्शाया गया है चित्रों में, मूर्तियों में, और दास जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस समय बाहर बैठा हुआ है। कई बार यह दास घर के सगे संबंधियों, माता पिता या गुरु, इन सब की अपेक्षा बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताता था। एक तरह से बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसके संपूर्ण विकास का जिम्मा इस दास पर हुआ करता था, और उस दास को पेडागॉग कहा जाता था जो इस काम में लगा हुआ। और वहीं से यूनान से ये शब्द निकलता है, पेडागॉजी और पेडागॉग, और आज शिक्षा शास्त्र की दुनिया में ये सबसे जाना पहचाना शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसके अलावा सी.एन. सुब्रमण्यम जैसे उस अजंता वाला एक चित्र में एक अध्यापक है जिसके हाथ में दंड है, तो इस दंड की पूरी यात्रा को ट्रेस करते हैं। कब कब कहाँ कहाँ कक्षाओं के चित्र मिलते हैं जिसमें अध्यापक के पास दंड है, कब कब कहाँ ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें चित्रों में, मूर्तियों में अध्यापक को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, अहमियत दी गई है, और कहाँ ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें अध्यापक और छात्र आमतौर पर चित्र के भीतर बराबर जगह घेरते हैं। तो इसके उदाहरण वो देते हैं कि एक चित्र ऐसा मिलता है जिसमें पेंटिंग है जिसमें संदीपन कृष्ण और बलदाऊ को सिखा रहे हैं। ऐसे में जब कृष्ण की महानता को भी निरूपित करना है, बलदाऊ की महानता को भी निरूपित करना है, तो वहां पर गुरु जो है वो आमतौर पर समान तरह के आसन पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु का आकार शिष्य के आकार के जैसा ही होगा, लगभग उतना ही होगा। तो इस तरह से गुरु की जो महिमा है वो इस पर तय होती है कि उससे सीखने वाला कौन है, इसे वो सिखा रहा है। अगर इतिहास का कोई महान व्यक्ति है या मिथकीय कहानी का कोई महान व्यक्ति है, तो उसका गुरु फिर उसके आसपास या वैसा ही समकक्ष दिखाया जा रहा है। अन्यथा गुरु ज्यादा ऊंचे आसन पर बैठा हुआ या चित्र में ज्यादा बड़ी जगह घेरता हुआ दिखाई पड़ता। फिर इस किताब में सीखने सिखाने को लेकर के जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, उसमें औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों का शासन आने के बाद किस तरह के बदलाव होते हैं, किस तरह का हस्तक्षेप होता है, उसको भी बहुत कायदे से दिखाया गया है। जिसमें ये 4 चित्र हैं यहाँ पर, जिसमें एक में लेखन शिक्षा दिखाई गई है, एक में मुस्लिम पाठशाला है, एक में हिंदू पाठशाला है, और एक में ईसाई मिशनरी पाठशाला है। तो इन चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चित्रों की बड़ी सुंदर व्याख्या आपको सी.एन. सुब्रमण्यम करते हुए दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, कि कैसे अलग अलग पाठशालाओं में जो चित्रित गुरु हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम पाठशाला एक ऐसी है जिसके गुरु अलग हैं,
बाकी लगता है कि एक ही व्यक्ति को 3 अलग अलग पाठशालाओं में गुरु की भूमिका में या अध्यापक की भूमिका में दिखाया गया है। इसके जरिए वे कुछ जाति के प्रश्न, कुछ विविधता के प्रश्न भी छूते हैं कि कक्षाओं में निरूपित जो छात्र हैं वो कितने अलग अलग समाजों से आते हैं, कितनी अलग अलग जगहों से आते हैं, उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, और बहुत छोटी सी किताब है, बहुत सरल भाषा में लिखी हुई, करीब 60 पेज की किताब है, 65 पेज की, तो आप घंटे भर में इसे पढ़ जाएंगे। लेकिन इस घंटे भर में आप समझें कि करीब 2500 साल या उससे ज़्यादा के समय में जो सीखने और सिखाने का, शिक्षा देने का इतिहास है, उससे आप वाकिफ होंगे। ये किताब एकलव्य से प्रकाशित है और आप लोगों को ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप इसको मंगा सकते हैं। अगर आपकी रुचि कला में है, अगर आपकी रुचि इतिहास में है, अगर आपकी रुचि शिक्षा में है, या आपकी रुचि कुछ सुंदर और अच्छा पढ़ने में है, तो आप ये किताब जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।